हरे कृष्णा। देखिए हम लोग ना आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। एक चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था शेयर्स वाला। एग्जैक्टली सब कुछ सेम मिलेगा। जैसे जो शेयर की इश्यू की एंट्री थी वैसी ही यहां पे होगी। वहां जैसे शेयर एप्लीकेशन होता था ना, जैसे सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। तो मोर और लेस वैसी ही चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के तरीके सिखाए जाएंगे, उसकी जर्नल एंट्री सिखाई जाएगी कि कैसे डिबेंचर का रिडेम्पशन होता है। तो वो सारी थोड़ी चीजें अलग मिलने वाली हैं, या क्या कंडीशन है उसके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इजी चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। अच्छा, जैसे शेयर्स हैं, शेयर्स पार पे इशू हो सकते हैं या प्रीमियम पे। आपने पढ़ा था डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, सिर्फ उसमें स्वेट इक्विटी शेयर आपने पढ़ा था। डिबेंचर्स पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं। डिबेंचर्स में डिस्काउंट की कोई मनाही नहीं है। पढ़ के देखते हैं डिबेंचर्स। द वर्ड डिबेंचर कहां से आया है? हैज बीन ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड डिबर, जिसका मतलब होता है बोरो करना। जाहिर सी बात है, शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, वो कंपनी के ओनर होते हैं, आप सबको पता है। और डिबेंचर वाले कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, यानी उनसे हम उधार लेते हैं। डिबेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या है, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्नॉलेजिंग अ डेट। हम बता रहे हैं कि हाँ हमने आपसे उधार लिया है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी कह रही है कि हाँ हमने उधार लिया। इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, काहे का, कि हम आपका रीपेमेंट करेंगे। किस चीज का? प्रिंसिपल का, आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मे बी 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी कंपनी जितने टाइम के लिए डिबेंचर्स लाई है, तो कंपनी आपको बता देगी हम इतने टाइम बाद आपका पैसा वापस करेंगे। या फिर और एट इंटरवल्स एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। सर मतलब हो सकता है कंपनी क्या करे, एक काम कंपनी ये कर सकती है कि पूरा का पूरा पैसा वन शॉट में रिडीम करे, कि 10 साल बाद आपका जो पैसा है हम पूरा वापस कर देंगे। या एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कंपनी क्या करे, कंपनी कहे कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा आपका वापस करते जाएंगे। मतलब मान लीजिए हमने 10 लाख रुपीस के डिबेंचर इश्यू करे और कंपनी कह रही है हम ये पैसा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर देंगे। यानी पहले साल 2 लाख वापस कर देंगे, फिर एक साल बाद और 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो दोनों ही लिखे हुए, कुछ भी हो सकता है। क्या लिखा है? या तो रीपेमेंट होगा आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, या एट इंटरवल्स और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी जो चाहे, तो आपको वो रिडेम्पशन में मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा हमें एक चीज और भी तो देनी है। क्या केवल रीपेमेंट करेंगे? नहीं भैया, डिबेंचर कोई खरीदता किस लालच में, उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स रेट। अब वो फिक्स रेट ऑफ डिबेंचर पे ब्याज जो है, हम मे बी एनुअली दे सकते हैं, मे बी हाफ ईयरली दे सकते हैं, मे बी हम क्वार्टरली दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको जो क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, हाफ ईयरली आपको देखने को मिलेगा। तो ब्याज हम देंगे, यूजली लिखा है नॉर्मली आइदर हाफ ईयरली या ईयरली, तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन वैसे हाफ ईयरली मिलता है। ठीक है। डिबेंचर्स आर पेड ऑफ, आर पार्ट ऑफ लोन कैपिटल। जाहिर सी बात है, एक तरीके का लोन ही तो है कंपनी के लिए। एंड कंपनी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट देयर ऑन वेदर इट अर्न्स प्रॉफिट और, इसका मतलब समझते हैं, इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जैसे डिविडेंड तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट का बंटवारा। बट इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट हो, आपका प्रॉफिट ना हो, आपको देना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री का रेंट, अब ये थोड़ी ना आप लैंडलॉर्ड से कहेंगे कि सर इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो रहने देते हैं, वो तो आपको देना पड़ेगा। फिक्स सैलरीज आपको बियर करनी पड़ेगी, बैंक से लोन लाए ब्याज देना पड़ेगा। तो वही देखते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या है। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर, इन्वेंट्री, बॉन्ड्स और कोई और सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। यानी डिबेंचर को डिबेंचर बोल लो, बॉन्ड्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, जिसपे कंपनी बेसिकली क्या पे कर रही है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे कंपनी क्या पे करेगी, ब्याज पे करेगी, वो है हमारे लिए डिबेंचर डेट। सर कितनी तरीके के डिबेंचर? देखो बहुत सारी तरीके के डिबेंचर हैं, पहले एक एक पढ़ेंगे, नाम पढ़ लेते हैं पहले। सेक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर, नाम से क्या समझ में आ रहा है, कौन से डिबेंचर होंगे? जाहिर सी बात है जिसके
बदले में कंपनी ने कोई चीज सिक्योर्ड रखी होगी कि हाँ आपके बदले में ये वाला एसेट आपके लिए सिक्योर्ड है, कल को अगर कंपनी बंद भी हो गई तो इस एसेट को बेच करके हम आपका पैसा चुकाएंगे। दूसरा इसी का अपोजिट अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर, यानी जिसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। बियरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर। बियरर डिबेंचर वो डिबेंचर जिसके पास है वो उसका मालिक, जो बियर कर रहा है उसको। आपके पास है आप मालिक, आपसे गिर गया मैंने उठा लिया मैं मालिक। रजिस्टर्ड डिबेंचर जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, जिस डिबेंचर होल्डर के नाम पे। ज्यादा सेफ कौन सा है? रजिस्टर्ड, ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर which at the option of the debenture holder can be converted into shares is a convertible debenture, और जो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम पैसा ही देंगे आपका बदले में, तो वो है नॉन कन्वर्टेबल। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, जो रिडीम करेंगे वो रिडीमेबल, जो रिडीम नहीं करेंगे वो इरिडीमेबल। लेकिन अब आप जानते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप इरिडीमेबल डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकते। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर, सर ये क्या है? फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज का मतलब, मान लीजिए मैंने आपको डिबेंचर्स इश्यू करे और बदले में अपना कोई एसेट मॉर्गेज कर लिया, ठीक है ना, कि वो एसेट बिकेगा तब हम आपका पैसा देंगे, अगर नहीं चुका पाए तो। वैसे तो अपने आप ही दे देंगे। इसके बाद मेरे को और पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने थोड़े और डिबेंचर्स इशू करे, लेकिन उन डिबेंचर होल्डर वालों का उस एसेट पे मैंने सेकंड मॉर्गेज रखा, मतलब पहला हक आपका है जिनका फर्स्ट मॉर्गेज है। कल को कंपनी बंद होती है तो मान लीजिए मेरे पास दो तरीके के डिबेंचर थे, एक लेट्स से 12% डिबेंचर थे, या 12% ऐसे बोले फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर थे, और एक और थे मे बी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिफरेंट, कुछ भी कर लीजिए, 14% सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। और दोनों की वैल्यू थी कितनी? इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 लाख थी और इसकी वैल्यू 8 लाख थी। कल को क्या हुआ? कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी के पास कुछ बचा नहीं। अब कुछ बचा नहीं तो क्या होगा? एसेट्स वगैरह बेचे जाएंगे। अब जब एसेट बेचे गए तो लेट्स से एसेट से पैसा रियलाइज हुआ 12 लाख रुपए केवल। जो एसेट मॉर्गेज थे उससे पैसा मिला कंपनी को केवल 12 लाख। अब कंपनी किसको चुकाए? ये 10 लाख वालों को चुकाए कि ये 8 लाख वालों को चुकाए, कि आधा आधा चुका दे, कि इस रेशियो में चुका दे? पहले फर्स्ट मॉर्गेज जिसका पहला हिस्सा है, तो इनका फर्स्ट मॉर्गेज है तो पहले ये 10 लाख चुक जाएंगे, फिर जितने बचे 12 लाख में 10 लाख इनके चुक गए, 2 लाख बचे तो 2 लाख, तो सेकंड मॉर्गेज वालों का बाद का हिस्सा होता है। ठीक है ना जी? अब पढ़ के देखते हैं, एक करके देखो, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। सबसे पहले सेक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर क्या है? When debentures are secured by a mortgage or charge on the property of the company, यानी डिबेंचर सिक्योर्ड है। अच्छा, डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए आपको किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदने हैं, तो आपकी ज्यादा सेफ्टी कहां पे रहेगी? ऐसे डिबेंचर जो सिक्योर्ड होंगे कि जो अनसिक्योर्ड होंगे? जो सिक्योर्ड होंगे, आपके पैसे डूबने के चांसेस थोड़े कम हो गए ना। ठीक है, व्हेन डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज और चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, दे आर कॉल्ड सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर। दूसरा है अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड विदाउट एनी सिक्योरिटी, दे आर टर्म्ड एज अनसिक्योर्ड और नेकेड डिबेंचर। क्लियर है? इसके अलावा बियरर रजिस्टर्ड, बियरर, these debentures are payable to the bearer and are transferable by mere delivery। आप डिलीवरी कर दे, आपको बेचना है किसी को तो आपने दूसरे को डिलीवर कर दिया, अब वो उसका हो गया। बियरर डिबेंचर में इंटरेस्ट कूपन्स अटैच होते हैं उस इंडिविजुअल डिबेंचर के साथ। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट उस डिबेंचर का किसको देते हैं? जो प्रेजेंटेशन करता है, प्रेजेंट करता है कि सर ये लीजिए कूपन, उसको दे देते हैं ब्याज, और ये लीजिए सर डिबेंचर, उसको दे देंगे प्रिंसिपल का पेमेंट। तो जिसके पास भी कूपन या डिबेंचर है वो ही उसका मालिक है। दूसरा है रजिस्टर्ड, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज पेड ओनली टू द पर्सन हुज नेम, अंडरलाइन कर लीजिए, whose name is registered in the debenture ledger. Such debentures are transferable through a transfer deed. एमसीक्यू वाले बच्चे, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा भाई, न्यू सिलेबस में तो ये एमसीक्यू नहीं आ सकता, लेकिन ओल्ड सिलेबस में एक एमसीक्यू दिख रहा है कि ऊपर वाले बियरर डिबेंचर कैसे ट्रांसफर होते हैं? ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। और रजिस्टर्ड डिबेंचर को ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ट्रांसफर डीड। ठीक है, फिर उसके बाद कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल या मे बी कन्वर्टेबल इनटू प्रेफरेंस और इक्विटी ऑफ द कंपनी ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड डेट ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर। नॉन कन्वर्टेबल वो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होते, यानी सच डिबेंचर्स आर पेड इनटू कैश।
रिडीमेबल डिबेंचर या इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल, सच डिबेंचर्स आर पेड आइदर एट पार और प्रीमियम, या तो बाद में पार पे वापस करेंगे, प्रीमियम वापस करेंगे, किसी भी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड और अंडर ए सिस्टम ऑफ पीरियोडिकल ड्राइंग्स। सर मतलब क्या हुआ इसका? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड मतलब बेटा वन शॉट में रिडीम कर रहे हैं, और पीरियोडिकल ड्राइंग्स मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी से निकाल के थोड़ा थोड़ा वापस करते जा रहे हैं। हर साल हमसे 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए वापस हम करते जाएंगे ताकि हमारे ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़े। ये दोनों ही तरीके हम लोग सीखेंगे। उसके अलावा है इरिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर। सच डिबेंचर आर पेबल आइदर ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी और व्हेन द कंपनी वाइंड्स अप इट्स बिजनेस और व्हेन द कंपनी डिसाइड टू रिडीम इटसेल्फ। बट आपको पता है ये नहीं होते। उसके अलावा फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, सच डिबेंचर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एज कंपेयर टू अदर डिबेंचर। और ये कब होंगे? आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ फर्स्ट। सेकंड वाले कब होंगे? आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ। शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस। ओनरशिप, जिसके पास शेयर है वो कंपनी का मालिक है, शेयर होल्डर है। अ शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, अ शेयर इज ए पार्ट ऑफ द ओन्ड कैपिटल। लेकिन डिबेंचर क्या है? आपसे हमने उधारी ली है ना, यानी डिबेंचर एक्नॉलेज करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है केवल डेट की। अ डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। रिटर्न, बताओ शेयर होल्डर को हम बदले में क्या देते हैं? डिविडेंड, और जबकि उनका डिविडेंड भी आपको पता है प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है, होंगे तो देंगे नहीं तो नहीं। और इनको क्या देते हैं? किनको? डिवेंचर वालों को ब्याज। ठीक है। द रिटर्न ऑन शेयर इज नोन एज डिविडेंड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर्स वेरी करता है ईयर टू ईयर डिपेंडिंग की प्रॉफिट्स कितने, कभी ज्यादा दे दिया कभी कम दे दिया। डिविडेंड का कोई हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हमने किया नहीं है। रिटर्न ऑन डिबेंचर्स की बात करें तो हम इनको इंटरेस्ट देते हैं और इंटरेस्ट का रेट आमतौर पे प्रीफिक्स्ड होता है। क्लियर है? रीपेमेंट, नॉर्मली शेयर्स का रीपेमेंट नॉर्मली लाइफ टाइम में तो होता नहीं, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी इक्विटी शेयर का पैसा हम आपको देंगे। लेकिन इधर जनरली डिबेंचर आर इशूड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड आर रिडीमेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। वोटिंग राइट किसके पास होते हैं, किसके पास नहीं होते? शेयर होल्डर के पास और डिबेंचर के पास नहीं होते। ठीक है, शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट, लेकिन डिबेंचर होल्डर डू नॉट नॉर्मली एंजॉय एनी वोटिंग राइट। सिक्योरिटी, शेयर्स क्या कोई सिक्योर्ड होते हैं? नहीं, शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड होते हैं और कैरी करते हैं फिक्स चार्ज या मे बी फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कन्वर्टेबिलिटी, शेयर्स को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर्स को डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया, नहीं। डिबेंचर को शेयर्स में, ठीक है। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, लेकिन डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर इफ द टर्म्स ऑफ इश्यू सो प्रोवाइड, एंड इन दैट केस दीज आर नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्लियर है? शुरू किया जाए चैप्टर। अभी तो इन्होंने थ्योरी बता दी, अब शुरू करते हैं कि डिबेंचर कैसे कैसे इश्यू होंगे। तो चलिए जी, डिबेंचर इश्यू करने के 3 तरीके हैं बेटा। डिबेंचर या तो कैश में इश्यू होगा, बाद में ऊपर पढ़ेंगे अभी। डिबेंचर या तो कैश में इश्यू होगा या फिर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश होगा, आपने शेयर्स में भी देखा था। और या तीसरा जो आपने शेयर्स में नहीं देखा था, या डिबेंचर इश्यू होगा फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज। एक एक करके मैं आपको तीनों समझाऊंगा, पहले ऊपर पढ़ते हैं। द प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इज सेम एज दैट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। प्रोसीजर मोर और लेस वही है, जनरल एंट्रीज वैसे ही होंगी। द इंटेंडिंग इन्वेस्टर अप्लाई करता है, जैसे इंटेंडिंग जो इंटेंशन है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अप्लाई करता है डिबेंचर्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस और इश्यूड बाय द कंपनी। अब कंपनी क्या करेगी? देखो, शेयर्स के केस में भी या तो पूरा पैसा कंपनी एक साथ ले रही थी या इंस्टॉलमेंट में ले रही थी। यहां पे भी द कंपनी में आइदर आस्क फॉर एंटायर अमाउंट टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन या फिर इंस्टॉलमेंट्स ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, वेरियस कॉल्स, दोनों ही सेम चीज। डिबेंचर अंडरलाइन कर लीजिए, पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश और या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी। अब मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूं। सबसे पहले फॉर कैश का मतलब समझते हो क्या? बदले में कंपनी को पैसा मिला, तो उसमें लिखा है या तो पार होगा। पार का मतलब आप जानते हो कि 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू है तो 100 रुपए का इशू प्राइस है ना? यहां लिख दूं क्या? 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू है, 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू है तो इश्यू प्राइस भी 100 रुपए का ही, ये पार का मतलब हो गया। प्रीमियम का मतलब यहां लिख दे रहा हूं, फेस वैल्यू 100 रुपए की है तो इश्यू प्राइस है लेट्स से 120। और डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ सर? डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू अगर 100 रुपए की है तो इश्यू प्राइस लेट्स से 90। ठीक है, कुछ भी मतलब 100 से कम।
फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या हो सकता है? या तो आपने हो सकता है किसी के एसेट्स खरीदे हो, शेयर्स में याद है आप लोग शेयर्स दे रहे थे, अब यहां पे हम लोग शेयर्स ना देके क्या दे रहे होंगे फिर? डिवेंचर। या किसी का पूरा बिजनेस खरीद लिया, बदले में डिवेंचर दे दिया। या कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी, अभी समझाऊंगा जब कोलेटरल आएगा तब वहां पे पूरी आपको माहौल बना करके सिखाऊंगा, ठीक है। आइए कंडीशंस की बात करते हैं फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर बाई एसआर होना चाहिए, नो वोटिंग राइट्स, टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योर डिवेंचर, और कुछ करना पड़ेगा, कह रहा है आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। भी मैं जब रिडेम्पशन पे आऊंगा ना तब सिखाऊंगा क्या करना है। क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फुल फॉर्म है। डिवेंचर ट्रस्टीज को करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट डिवेंचर का होल्डर का इंटरेस्ट। चलिए पढ़ के देखते हैं। ये आइए क्या पढ़ने जा रहे हैं। तीन तरीके से देखो डिवेंचर इश्यू हो सकते हैं, या तो कैश में होंगे, या फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश होंगे, या एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी होंगे। जिसमें भी पहले कैश का पढ़ेंगे, फिर कैश के अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। और हर तीन चीजों के अंदर दो चीजें और हो सकती हैं, या तो लमसम में एक ही बार में पूरा पैसा ले रहे होंगे, या इंस्टॉलमेंट में। तो पहला लिखा है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। डिबेंचर may be issued for cash, that is on par, premium or discount. When the debenture are issued for cash, entire issue price may be received, या तो पूरा पैसा आप ले लोगे कब? On application itself, यानी लमसम एक बार में लेके खत्म करोगे। और या फिर अमाउंट में बी पेबल इन इंस्टॉलमेंट, जैसे कि थोड़ा पैसा एप्लीकेशन के समय ले लिया, फिर थोड़ा पैसा अलॉटमेंट के समय, और फिर थोड़ा पैसा कॉल के समय में भी, फर्स्ट कॉल में भी, सेकंड कॉल भी, जितना आप करना चाहें। एनी प्रीमियम या डिस्काउंट, आमतौर पे बताओ प्रीमियम या डिस्काउंट को जब हम एंट्री करेंगे तो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी एंट्री करते समय? अलॉटमेंट की, जैसे शेयर में, तो आमतौर पे यही लिखा है एनी प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर इज जनरली। अगर क्वेश्चन बोले कि हमने डिस्काउंट की एंट्री एप्लीकेशन के साथ ही कर दी तो फिर हम वहां कर देंगे, तो वो बोलेगा नहीं, तो इसलिए कहा जनरली रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट। एंट्री सीखें। चलिए पहले पार की बात कर रहे हैं, यानी कैश में इश्यू हुआ है, पैसा मिला है, और पार पे जो आपको ऊपर बताया कि फेस वैल्यू 100 है और इश्यू प्राइस भी 100 है। जिसमें दो बातें, पहली बात फुल इश्यू प्राइस पूरा 100 रुपए आपने एक बार में ले लेना है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। तो एंट्री क्या होगी? ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए, मैं 100 लिखता हूं तो आप समझ जाते हो ना, इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी होंगे, शेयर्स नहीं डिबेंचर, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आप याद करो तो शेयर्स में भी सेम एंट्री थी, बस डिबेंचर की जगह पे वर्ड जो यूज हो रहा था वो शेयर था, वहां पे भी लमसम में यही तो सिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट के समय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। केवल दो एंट्री में आपका काम हो गया। कुछ पैसा अगर वापस करना पड़ जाए, लेट्स से ओवर सब्सक्राइब्ड है, आप पैसा वापस कर रहे हैं, तो जो वहां करते थे वही यहां करेंगे। वापस करने की क्या एंट्री होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या मे बी आप ये जो सेकंड एंट्री है इसी में ही टू बैंक कर लेना, मर्ज करके कर लेना, या तीन एंट्री बना लेना। या लेट्स से अगर ओवर सब्सक्राइब का केस हो गया तो आप वापस भी कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लमसम में काहे का एडजस्टमेंट? लमसम में तो एक ही बार में जब आप पूरा पैसा ले रहे हो, आपने किसी से पूरा पैसा ले लिया, लेट्स से उसने 500 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया, आपने पूरे 100 रुपए के हिसाब से एक बार ले लिए, आप उसको 400 डिबेंचर दे रहे हो, तो जो 100 डिबेंचर आपने नहीं दिए उसका पैसा आप कह रहे हो आगे एडजस्ट कर लेंगे। आगे कहां पे एडजस्ट कर लो, पूरा पैसा तो ले तो लिया, बच्चे की जान थोड़ी ना लेनी है, तो वापिस ही करना है यहां पे। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है भैया? भाई साहब दूसरा केस हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स का, कि थोड़ा पैसा एप्लीकेशन के समय ले लिया, थोड़ा अलॉटमेंट के समय, थोड़ा कॉल्स के समय। तो देखते हैं
ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अकाउंट या एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो ऐसे मान लें अपने मन से कुछ भी, फेस वैल्यू तो 100 थी, इशू प्राइस भी 100 है, और कितना मान लें, ऑन एप्लीकेशन मान लेते, बताओ तुम लोग बताओ, 20, चलो 20, ऑन अलॉटमेंट बताओ 30 रुपीज, चलो, और इन्होंने कितनी कॉल्स करी हैं, एक ही कॉल निपटाई है, एक ही कॉल मान लेते हैं, एक कॉल की सिखा दूंगा तो 2 कॉल होगी तो भी कर लोगे ना, ठीक है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए लिख दे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना, फाइनल 20 रुपीज, नहीं 50 रुपीज, तब तो 100 होंगे, ओके 20, 30, 50। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20 रुपीज, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 20। लाइन ऐसे ही खींच दी था आपको, ताकि आपको दिखती रहे अलग अलग एंट्री। कोई अंतर है इसमें, शेयर्स वाली एंट्री की जैसे ही है। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट कितना माना था आपने, 30 माना था, ठीक है, 30 रुपीज। डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, वहां क्या करते थे शेयर्स में, बताना जरा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां टू डिबेंचर कैपिटल वर्ड नहीं यूज करते, टू डिबेंचर केवल यूज करते हैं, ठीक है ना, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर। फिर उसके बाद पैसा ले लो इनका 30 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ये हो गई आपकी डिबेंचर के अलॉटमेंट की एंट्री। अब ड्यू कर लो कॉल मनी, डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर, जैसे अगर फर्स्ट कॉल होगी तो नाम हो जाएगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल, और वही अगर वही फर्स्ट और वही फाइनल है, एक ही कॉल है मतलब, तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू डिबेंचर। पैसा ले लो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, जो भी फर्स्ट कॉल है। अगर सेकंड कॉल भी होगी तो फिर से ये एंट्रीज दोनों रिपीट हो जाएंगी, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू डिबेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इन्होंने यहां कुछ लिखा है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई, पढ़ के देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी मे बी रिटेन्ड, रोक सकते हैं, फॉर एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। बट कौन से केस में रोकेंगे, इंस्टॉलमेंट के केस में, एंड पर्टिकुलर कॉज में भी रोक सकते हैं अलॉट करने के लिए, मतलब अलॉटमेंट में अगर एडजस्ट हो गया तो कॉल्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसको, जैसे सिमिलर टू जैसे शेयर एप्लीकेशन में किया करते थे वैसे ही डिबेंचर में। बट मनी रिसीव फ्रॉम एप्लीकेंट टू whom नो डिबेंचर हैज बीन अलॉटेड, जिनको हमने कोई भी डिबेंचर नहीं अलॉट करे, उनका पैसा आगे एडजस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो उनका पैसा क्या करिए, रिफंड कर दीजिए। और रिफंड की इन्होंने एंट्री बताई, एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं बताई। अगर रिफंड करेंगे तो हमें भी समझ में आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एडजस्ट करेंगे अगर किसी को हमने प्रो राटा में इंस्टॉलमेंट का केस था और कम डिबेंचर से अलॉट करे और उनका पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में, तो क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन वाली जो सेकंड एंट्री जो डेबिट करते हैं ना, जैसे ये वाली, ये जो सेकंड आपको इस समय दिख रही है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, इसी में साथ में डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट भी आ जाएगा, जैसे वहां शेयर अलॉटमेंट आता था सेम तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन करा जाए, तैयार हैं आप, चलिए, तो फिर देरी किसी बात की नहीं। एबीसी लिमिटेड मेड एन इशू, किस चीज का, 50,000 12% डिवेंचर। ये 12% तो सब लोग समझते हो ना क्या दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपने लिए ज्यादा मतलब का होता नहीं, अनलेस एंड अनटिल इंटरेस्ट करने के लिए बोले, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, हर एक डिबेंचर बेटा 100 रुपए का है। अच्छा, पैसे कैसे लेने हैं लोगों से, 25 लेने एप्लीकेशन के समय, 50 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो 100 हो रहा है क्या टोटल, 25, 50 और 25 100 हो रहा है ना, यानी पार पे क्वेश्चन है, पार का क्वेश्चन है, 100 का
डिवेंचर 100 पे इशू हुआ, पार का क्वेश्चन है, और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है कि लमसम का है? इंस्टॉलमेंट का है, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 52,000 डिवेंचर, यानी ओवर सब्सक्राइब्ड है, 50,000 की हमें चाहिए थी, आ गई है ज्यादा, एंड डायरेक्टर्स अलॉटेड 50,000 डिवेंचर्स, रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिवेंचर, यानी इनका पैसा आगे एडजस्ट होगा कि रिफंड होगा? रिफंड होगा, उनको तो बेचारों को वापस कर दिया, ठीक है। द एप्लीकेशन मनी बता भी दिया इन्होंने, द एप्लीकेशन मनी फॉर 2,000 डिवेंचर, रिजेक्टेड डिवेंचर, was duly refunded, all the calls were made and the money is duly received। करें? ठीक है, चलिए साथ साथ में करते हैं, आप भी कॉपी खोल लीजिए। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ आप लोग क्या लिखूं? टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या इनटू क्या करूं, कितने से करूं? 52,000 से कि 50,000 से? ठीक है, सब सही कह रहे, 52,000 इंटू कितना है? 25, जरा मल्टीप्लाई करो। चलो ठीक है, 13 लाख से ही एंट्री आपने हमको करा दी। अच्छा एक बात बता दो, रिफंड की एंट्री सेकंड वाले में ही साथ में कर दूं कि अलग करूं? आप जो कहोगे वो मैं कर दूंगा साथ में। अच्छा नरेशन लिख लेना, क्या नरेशन लिख रहे हो? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, खत्म, ठीक है। चलो आप कह रहे हो साथ में कर दे, पक्का? चलो ठीक है, तो सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 13 लाख टू, कितने परसेंट थे? 12% थे, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। सर ये कितने से होगा? ये होगा बेटा 50,000 डिबेंचर्स इंटू 25 से, टू 12% डिबेंचर अकाउंट में आएगा 12,50,000। और सर बचा हुआ क्या करें? बचा हुआ वापस कर दो बेटा टू बैंक अकाउंट। सर किनको? बेटा 2,000 डिबेंचर वालों को 25 रुपए के हिसाब से उन्होंने दिया होगा, वापस कर दो 50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, और लंबा करके लिखना हो, एंड 2,000 रिजेक्टेड डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। बट आप इतना लंबा ना लिखो, आप डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग करके खत्म। चलो सर तीसरी एंट्री करा दो बेटा, क्या करें सर? अलॉटमेंट मनी ड्यू करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 50,000 से करो कि 52,000 से? 50,000 इंटू कितना था अलॉटमेंट मनी, एक बार देख के बताओ क्वेश्चन में। 50 रुपीज, यानी 25 लाख होता है, कितना होता है ये? 25 लाख ना? सबका पैसा मिल गया था ना, किसी ने कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो चौथी एंट्री में सबका पैसा ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 25 लाख, 25 लाख। अब कॉल मनी ड्यू कर लो, एक ही कॉल है तो शेयर, शेयर नहीं डिबेंचर, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 12% डिबेंचर 50,000 डिबेंचर्स इंटू 25 की फाइनल कॉल थी, दैट इज 12,50,000। आखिरी एंट्री, इनसे भी पैसा लो, खत्म करो। इनसे सर पैसा ले ले लो, बिल्कुल बेटा पैसा तो
ले लेना चाहिए आपने। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 12,50,000 12,50,000। और कोई एंट्री? नहीं, इजी है, बिल्कुल शेयर्स की तरह है। एक बार देखें इन्होंने क्या करी है, सेव ही करी होंगी, एक बार चेक कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि अगर ये एग्जाम में आया तो आप सारी एंट्रीज सही कर लेंगे? बस इतने ही को कॉन्फिडेंस है, बाकियों को नहीं है। किसको किसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि एग्जाम में आया तो सही कर पाएंगे? आपको नहीं है कॉन्फिडेंस, क्यों? क्यों, ऐसा क्यों? अकाउंट्स ने ऐसा आपके साथ क्या किया जिंदगी में? टफ है, बहुत टफ है। फिर मिसमैच हो जाता है। क्या हो जाता है मिसमैच में? नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं प्रो रहा, यही मैं ये बोल, मैंने पूछा ही नहीं कुछ और, मैं तो ये कह रहा हूं यही क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली सेम अमाउंट, सेम शेयर्स, सेम ये नाम जो था एबीसी लिमिटेड, इलस्ट्रेशन 1 करके ही आ जाए तो भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो चलिए जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू बैंक, अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू फर्स्ट कॉल। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। देखो, क्वेश्चन ने आपसे एक बात और कही है। क्वेश्चन ने आपसे, देखो रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए, एग्जाम में भी रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ना। शो द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, वो आपने कर ली। एंड कह रहा है प्रिपेयर दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, वो मैं आपको करा देता हूं। जनरल एंट्री हम सभी ने बना ली है, बैलेंस शीट कैसे करेंगे वो आइए मैं समझा देता हूं। देखो, पहले हम लोगों ने जो एंट्रीज करी हैं, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, हर एक खाते का बैलेंस अपने दिमाग में निकाल लेते हैं। कहीं शो नहीं करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि हर एक खाते में क्या बैलेंस बचा होगा। देखो, सबसे पहले पहली एंट्री को पकड़ो। पहली एंट्री में आपका एक आ रहा है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट आपने किया है। जहां जहां बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, इसका मतलब वो सारा पैसा आपके पास आया है, और जो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो पैसा आपके पास गया है। तो अपन प्लस माइनस करके बैंक का बैलेंस निकाल लेंगे। चलो कैलकुलेटर उठाओ, पहली एंट्री के हिसाब से कैलकुलेटर में 13 लाख लिख लेते हैं और देखते हैं बैंक कहां पे आया। दूसरी एंट्री में टू बैंक हुआ है 50,000, माइनस कर देते हैं 50,000, ये पैसा हमने रिफंड किया था तो ये गया होगा। तीसरी एंट्री में बैंक नहीं है, दिख रहा है। चौथी एंट्री में बैंक में फिर पैसा आया 25 लाख, प्लस कर देते हैं। और पांचवी एंट्री में फिर बैंक नहीं है, छठवीं एंट्री में बैंक है, पैसा आया 12,50,000, ये भी प्लस कर देते हैं। 50 लाख, यानी जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक का जो ये बैलेंस है वो है 50 लाख। अभी बैलेंस निकाल लेते हैं, फिर कैसे दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, वो मैं आपको इसी में समझा दूंगा। बाकी तो एक चैप्टर बैलेंस शीट वाला आएगा, वो करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो दिमाग खुलता रहेगा। अच्छा, और सर बैलेंसेस निकालने? बिल्कुल बेटा, चलो पहली एंट्री में दोबारा चले। बैंक का बैलेंस याद रखना 50 लाख। कितना बैलेंस है आपको पता है? ये जो बैंक का बैलेंस 50 लाख है, ये आपके लिए लिख रहा हूं सिर्फ आप यहाँ पे, ये ना आपने जैसे प्लस माइनस करके निकाला वैसे भी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे भी निकाल सकते थे कि टोटल 50,000 डिबेंचर आपने अल्टीमेटली इशू करे, और हर एक डिबेंचर 100 का है। भले ही थोड़े थोड़े करके लिए, लेकिन पूरे 100 ले तो लिए। 25 ले लिए एप्लीकेशन में, 50 ले लिए अलॉटमेंट में, 25 ले लिए फर्स्ट कॉल में। तो 50,000 इंटू 100 करते तो भी बैंक का बैलेंस हमारा 50 लाख आ जाता। बट आप जनरल एंट्री में प्लस माइनस करके कंफर्टेबल है तो वही कर लेते हैं। पहली एंट्री में एक खाता और क्रेडिट हुआ है। क्या क्रेडिट हुआ है जरा बताना?
12% डिबेंचर एप्लीकेशन। तो चलो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन का बैलेंस निकालें, बच कितना रहा है, बच भी रहा है कि नहीं। देखो पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ है 13 लाख से, दूसरी एंट्री में डेबिट हुआ है 13 लाख से, यानी डिबेंचर एप्लीकेशन वाला खाता तो कैंसिल हो गया है। सबको दिख गया? ठीक है, ओके। और कहीं डिबेंचर एप्लीकेशन बढ़ाया ही नहीं था। चलो तो पहली एंट्री में तो देख लिया, दूसरी एंट्री में और क्या खाते बचे हैं? ये बचा एक 12% डिबेंचर अकाउंट। तो जरा 12% डिबेंचर अकाउंट जहां जहां आया है क्रेडिट करते हैं, जाहिर सी बात है जब इशू करते हैं उनका टोटल करते हैं जरा। 12% डिबेंचर अकाउंट एक तो है 12,50,000, सेकेंड एंट्री में जो दिख रहा है, थर्ड में भी दिख रहा है ये 12% डिबेंचर अकाउंट 25 लाख। देखा ना आपको, सेकेंड और थर्ड में कौन सा खाता पकड़ना है? 12% डिबेंचर अकाउंट वाला, ठीक है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला नहीं, 12% डिबेंचर अकाउंट। और सर कहां है बेटा? और एक आपको फिफ्थ एंट्री में दिख रहा है, फोर्थ में नहीं है ना, ठीक है, फिफ्थ में है 12,50,000। कितना होता है? 50 लाख। क्या इत्तेफाक की बात है, बैंक में 50 लाख आ रहा था? हाँ बेटा, समझ नहीं आया, फिर से समझा देते हैं। टोटल कैसे किया ये नहीं समझ आया? आपके जनरल एंट्रीज में देखो, ये खाता जो है 12% डिबेंचर अकाउंट, ये कितनी बार लिखा है पहले तो हमको ये देख के तो नंबर देख के तो 1 बार है एंट्री में, कितनी बार आया ये खाता? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार है? 3 टाइम्स है। आर यू श्योर? पक्का? तीनों का टोटल करो फिर। फिफ्टी, बस ऐसे किया, ये किया 50 लाख। और किसी को समझ में नहीं आया? और कोई बच्चा? टोटल तो कर लिया ना? वैसे भी जब 50,000 डिवेंचर इशू करे हो, हर एक डिवेंचर 100 का है, सब कुछ पैसा मांग चुके हो, तो 50 लाख आने वाला था, वो पता था हमको, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो मैं आपके लिए सिखा रहा हूं जनरल एंट्री से, कि आपको कैसे सिखाऊं कि आपको समझ में आ जाए चीजें। भाई वापस चलते हैं और देखते हैं कौन से खातों का बैलेंस बचा है। सेकेंड एंट्री में और कुछ बचा है? सेकेंड एंट्री में नहीं ना, एप्लीकेशन आपने देख ही लिया, डिबेंचर का आपने देख लिया, बैंक का भी हम लोग कर चुके हैं। थर्ड एंट्री आते हैं। थर्ड एंट्री में डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 25 लाख से। कहीं पे क्रेडिट तो नहीं हुआ है? हुआ है। फोर्थ एंट्री में क्रेडिट भी हुआ है, यहां डेबिट हुआ है 25 लाख से, फोर्थ एंट्री में क्रेडिट हुआ है 25 लाख से। और कहीं डिबेंचर अलॉटमेंट वर्ड आया है? देखो जरा, और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डिबेंचर अलॉटमेंट और कहीं नहीं। तो बताओ जरा कितना बैलेंस बचा डिबेंचर अलॉटमेंट के अकाउंट का? जीरो। इन खातों का वैसे भी जीरो ही बचने वाला है। खैर, और सर क्या है थर्ड एंट्री में बेटा? 12% डिबेंचर, ये खाता तो आप कर ही चुके हो टोटल। फोर्थ एंट्री में आ जाओ सर, फोर्थ एंट्री में बैंक का हो गया, अलॉटमेंट का भी हो गया, ठीक है सर। और सर फिफ्थ एंट्री में, हाँ फिफ्थ एंट्री में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने डेबिट किया है 12,50,000 से। सिक्स एंट्री में आपने क्रेडिट किया है 12,50,000 से, यानी इसका भी बैलेंस जीरो हो गया, ये भी नहीं बचा। और 12% डिवेंचर आपने कर ही लिया है। सिक्स एंट्री में बैंक भी आपने कर ही लिया है। अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद निचोड़ यही है, और किसी खाते का बैलेंस है ही नहीं। और बैलेंस शीट जब बनती है, अब तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट देखेंगे, लेकिन जो अगर देसी तरीके से बनाए, वैसे आप बनाएंगे नहीं एग्जाम में, सिर्फ आपको समझाने के लिए, देसी तरीके से जो टी शेप हुआ करता था पहले, तो उसमें बैंक एसेट साइड आता है कि लाइबिलिटी साइड आता है? एसेट साइड बैंक आता है 50 लाख का, और डिबेंचर्स कहां आते हैं? लाइबिलिटी साइड 50 लाख। बन गई बैलेंस शीट। बट ये फॉर्मेट आप नहीं बना के आने वाले, फॉर्मेट दूसरा रहेगा, फिगर्स तो यही रहेंगी ना। आप समझे बात को? फॉर्मेट अभी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके सिखाता जाऊंगा, ताकि जब बाद में आपको पूरा फॉर्मेट आएगा तो एक बार में दिमाग में जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। फिगर्स तो यही रहेंगी ना, एक तरफ 50 लाख आएगा, दूसरी तरफ भी 50 लाख आएगा। चलो अब फॉर्मेट आइए इसी में देखते हैं अपन, छोटी सी बिल्कुल बैलेंस शीट। एबीसी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट है, नहीं दी हो तो आप भी डैश करके छोड़ देंगे इन्हीं की तरह। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीस।
पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीस। जैसे पहले ना जो लाइबिलिटीज की हेडिंग होती थी वो केवल लाइबिलिटीज होती थी, अब केवल लाइबिलिटीज वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, क्या हेडिंग डालते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग डाली, जिसके अंदर सर जो डिबेंचर होते हैं वो किस में आते हैं, वो बेटा आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी में, और नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब ये ना यहां नहीं लिखना चाहिए था इनको, ये इसके नीचे यहां लिखना चाहिए था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 50 लाख, और है क्या सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमने क्या लाया, बैंक से लोन लाए, डिबेंचर इशू किया, ये कैसे पता चलेगा लोगों को, तो इसका नोट बना देते कि नोट नंबर 1 देख लेना, नोट नंबर 1 से पता चल जाएगा। अभी नोट भी सिखा दूंगा। एसेट साइड में सर बैंक का बैलेंस कहां जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है 50 लाख, बैलेंस शीट हो गई, इतना ही करना है बैलेंस शीट में भाई, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। लेकिन नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स भी सर कौन से, आप दोनों बना लीजिएगा, मतलब एक नोट नंबर 1 इसका, और ये कैश में क्या चीज है, इसका नोट नंबर 2। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग 50 लाख में है क्या, आखिर 12% डिबेंचर है, ये आपने यहां दिखा दिया, ऑन दी फेस नहीं दिखाया जाता, ठीक है ना, यहां दिखा दिया। कैश में क्या है, कैश एट बैंक है 50 लाख, ये कौन सा नोट है, नोट नंबर 2 है। तो मान लो अगर ये क्वेश्चन लेट से 10 नंबर में आता है, तो करीब 2 से 3 नंबर बैलेंस शीट के होंगे इस क्वेश्चन में, बाकी आपके जनरल एंट्री के होंगे। आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में कुछ ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, फॉर्मेट है, तो वो आएगा कैसे, घर पे एक दो बार इसको नोट करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मेट नहीं लिखना की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि बाकी चीजें डिटेल इन्होंने हमको, अब समझे जिस क्वेश्चन में जैसा डेटा उतना एक्सट्रैक्ट के हिसाब से हम काम कर लेंगे। चलें आगे। पार सीख लिया, अब सीखने जा रहे हैं प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू कितनी मान लें, 100 मान लें, और इश्यू प्राइस कितना मान लें, 120 मान लीजिए। चलिए ऐसे केस में पता है आपको, जो आपने पार में एंट्री सीखी थी वो सारी सेम रहेंगी, सिर्फ एक एंट्री में अपन चेंज कर देंगे। जैसे अगर देखो इधर देखना, अगर लमसम का होता, दिख रहा है आपको, तो लमसम में पार में एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर दूसरी एंट्री में हुआ था डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर। अगर यही प्रीमियम का होता तो, और लमसम, प्रीमियम और लमसम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए से, 120 रुपए से, और फिर दूसरी एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120 रुपए, टू डिबेंचर 100 रुपए, बचे हुए 20 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो इजी है। और सर अगर इंस्टॉलमेंट का केस होता, और इंस्टॉलमेंट के केस में जो पहली एंट्री है वो यही रहती, एप्लीकेशन मनी मिलने की, दूसरी एंट्री भी यही रहती, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। चेंज किस में आता नॉर्मली, थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं ना, ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रही, तो यहां पे जैसे पार में करी थी डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, प्रीमियम होता तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं आने वाला, बस बाकी चौथी एंट्री वही रहती। हाँ अमाउंट थोड़ा जितना ज्यादा मिलता वो लिख लेते। तो चलो प्रीमियम में देखते हैं इन्होंने क्या सिखाया है। व्हेन द डिबेंचर आर इशूड फॉर कैश, और वो भी प्रीमियम पे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम को हम रिकॉर्ड कब करते हैं, इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एंट्रीज ऑफ अलॉटमेंट मनी। द एंट्रीज फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर, ये सब वही रहती हैं, आर सेम जैसे कि पार में था। और इन्होंने तो एक ही केस सिखाया है इंस्टॉलमेंट वाला, मैंने तो आपको लमसम वाला भी सिखा दिया कि क्या चेंज होगा। तो इन्होंने अकाउंटिंग एंट्री में क्या दिया, व्हेन अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, तो इन्होंने पूरी एंट्रीज नहीं दी, आप समझे, कह रहे हैं बाकी एंट्रीज वही रहेंगी जो पार में होनी है, तो जहां चेंज होना है वो एंट्री दे दी कि अलॉटमेंट मनी जब आप ड्यू करोगे, बेसिकली जो तीसरी एंट्री करोगे ना इंस्टॉलमेंट वाले केस में अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, वहां पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट मनी का जब आपको पैसा मिलेगा
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वही रहेगी ऊपर वाली जो थी टू डिबेंचर अलॉटमेंट। हाँ, अमाउंट में प्रीमियम भी आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ऐसा है 20 रुपए का हम प्रीमियम मान रहे हैं, और ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, 100 रुपए कैसे बनाए हमने, मान लो एप्लीकेशन के समय 20 रुपए, अलॉटमेंट के समय प्रीमियम मिला के 50 रुपए। प्रीमियम मिला के 50 रुपए मतलब जिसकी नॉमिनल वैल्यू रही होगी 30 रुपए की, और सिक्योरिटी प्रीमियम रहा होगा 20 रुपए का। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लो, बची हुई डाल दो उसमें, 30 20 50, 50 रुपए इसमें आ गए, टोटल 120 हो गए। ठीक है, अब अलॉटमेंट मनी जब ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरे 50 से टू डिबेंचर अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू जो डिबेंचर अलॉटमेंट की 30 रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपए। और फिर जब पैसा लेंगे तो पूरे 50 ले लो। एंड फॉर कॉल्स क्या होगा, एंट्री वही होगी लिखा है इन्होंने जो पार में होगी। ज्यादा जानकारी के लिए क्या करना पड़ेगा, समझदार हो गए हो तुम लोग, तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है जी, लिमिटेड इशू 2500 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी 110 रुपए पे इशू हो रहा होगा। 100 रुपए का 10% 10 रुपए, 10 रुपए का प्रीमियम, 100 की नॉमिनल वैल्यू, 110 पे इशू हो रहा है। नंबर ऑफ डिवेंचर एंड 2500, 20 रुपीज एप्लीकेशन के समय है, 50 रुपीज अलॉटमेंट के समय है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी इस 50 में पता है क्या होगा, 10 रुपए का प्रीमियम, नॉमिनल कितनी होगी फिर, 40 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू होगी, और 10 रुपए का प्रीमियम होगा। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस फिर निकालना पड़ेगा, निकालने बैलेंस कितना हुआ देखो, ऐसे लिखे भैया, एप्लीकेशन के समय तुम लोग ले रहे हो 20 रुपए, अलॉटमेंट के समय जो तुम लोग ले रहे हो प्रीमियम मिला के वो ले रहे हो 50 रुपए, जिसमें तुम कह रहे हो कि नॉमिनल वैल्यू है 40 की और प्रीमियम है 10 का। तो भैया फर्स्ट कॉल कितनी होगी, फर्स्ट और फाइनल कॉल, ऐसा बताना कि टोटल 110 हो जाए, 40 40 रुपए की ये होगी, तो टोटल 110 हो जाता है। ये बात समझ में आ गई, ये निकाल लोगे, इतना कर लोगे एग्जाम में, ये कर लेंगे। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 3500 डिबेंचर, ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब, और जितने मांगे उतने ही आए, क्या है ओवर सब्सक्राइब, 2500 चाहिए थे, 3500 आ गए। एप्लीकेशंस फॉर 2250 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, applicants for 500 were allotted to 50 debenture and remaining applications were rejected। थोड़ा इसको ऐसे लिख दें तो ताकि समझ में आए, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, ऐसे लिख दें क्या थोड़ा सा इसको देखो भाई, इधर ही लिख दें, अप्लाई हुए हैं और अलॉट हुए हैं। कह रहा है एप्लीकेशन 2250 डिवेंचर को पूरा दे दिया, यानी जिन्होंने अप्लाई किया 2250 उनको अलॉट कितना कर दिया बेटा, 2250। एप्लीकेंट जो 500 वाले थे उनको 250 दिए, मतलब जिन्होंने अप्लाई किए 500 डिवेंचर उन्हें को हमने दिए 250 डिवेंचर, रिमेनिंग को रिजेक्ट कर दिया। अब रिमेनिंग है कितने देखो, टोटल एप्लीकेशन आई कितने की थी, 3500 की, 3500 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 2250 ये है, 500 ये है, तो रिमेनिंग बची कितनी, 2250 और 500, यानी 2750 ये, 3500 आई नहीं, तो रिमेनिंग कितनी बचती है 750। इनको पता है क्या कि इन 750 एप्लीकेशंस वालों को हमने कितने डिबेंचर्स दिए, 0। तो अगर टोटल की बात करें तो अलॉट अप्लाई का टोटल करो, अगर 2250 500 और 750 तो 3500 होना चाहिए, और अलॉटमेंट का टोटल 2500 होना चाहिए।
है? आ गया? सही बताओ, है? इतनी जल्दी कैसे आ गया? आ गया? हाँ हाँ, एक बार और समझा। देखो एक बार और समझा रहे, देखो टोटल हमें ज्यादा से ज्यादा अलॉट करने कितने? 2500। एप्लीकेशंस कितने की आई? 3500 की। कैसे अलॉट करें वो क्वेश्चन ने बताया। एप्लीकेशंस फॉर 2250 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। मतलब 2250 डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने पूरा एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कितने अलॉट करे? 2250। तो मैंने यहां पे क्या किया, छोटा सा ऐसे बना लिया, अप्लाई और अलॉट। जिन्होंने अप्लाई करे 2250 उनको हमने अलॉट भी 2250 कर दिया। और क्या बता रहा था, आगे बता रहा है एप्लीकेंट फॉर 500 एप्लीकेंट्स फॉर 500 डिबेंचर वर अलॉटेड 250 डिबेंचर्स ओनली। मतलब जिन्होंने 500 डिबेंचर्स मांगे उनको हमने दिए कितने? 250। तो हमने यहां लिख दिया कि जिन्होंने 500 मांगे उनको हमने 250 दिया। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद कह रहा था, हमने कहा भाई अभी भी 3500 तो एप्लीकेशंस का टोटल हुआ ही नहीं। आपने तो कहा था एप्लीकेशन जो आई हैं वो 3500 आई हैं। एप्लीकेशन का टोटल हो कितना रहा है? आप देखो तो अभी तो एप्लीकेशन आनी थी 3500। आपने 2250 की एप्लीकेशंस बता दी, 500 की एप्लीकेशंस बता दी, 750 की एप्लीकेशंस तो अभी बची हुई है ना भाई। 3500 में ये दो चीजें हमने माइनस करी, 3500 माइनस 2250 किया है और माइनस 500 किया है। 750 की एप्लीकेशंस बची। हमने कहा उनका क्या हुआ? कह रहे रिमेनिंग एप्लीकेशन, मतलब रिमेनिंग मतलब समझ गए ना, 750 वर रिजेक्टेड, मतलब इनको हमने कुछ भी नहीं दिया। तो 750 हमने यही कलर चेंज किया, बाकी है वही 750 अप्लाई जिन्होंने करे उनको अलॉट कर दिया हमने 0। फिर हमने बस ये आखिरी कॉलम टोटल का बना दिया ऐसे अपनी इच्छा के लिए कि टोटल 225 अप्लाई का टोटल ये ऐसे ही, इसका टोटल 2250 प्लस 500 प्लस 750 क्या 3500 होता है। और एप्लीकेशंस आई भी 3500 थी, ये मैच हो गया। फिर अलॉट का टोटल 2250 250 और 0 क्या इन तीनों का टोटल 2500 होता है, 2500 हो गया। एप्लीकेशंस आई भी इतनी थी। अब क्लियर हो गया? अब भी किसी को अगर कम आया हो तो बताओ। किसी को अगर नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। आप लोग सुबह नहा धो के आते हैं? कि बस मुंह धो के डीओ खूब सारा छिड़क के और पूजा वगैरह करके आते हैं? अरे जाओ, कहां करते हो? देखो दो तरीके से पढ़ाई आ सकती है। एक तो कर ही रहे अपन, एक जो बच रहा है वो आप कर लीजिए। तो पूजा कर लीजिए या जो भी जिसको भी मानता है उस तरीके से कि अब जो हो सकता है उन्हीं से हो सकता है। चले इतना आ गया, चलो इतना आ गया, ओके। और बेटा क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऑल दी मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, मतलब बाकी जो भी पैसा आगे तक मिलना था वो सब मिलता चला गया और जनरल एंट्रीज करनी है। चलो मैं जनरल एंट्री कराऊंगा, लेकिन एक बात बताना, ये जो 2250 वाले थे इनको हमने दिए कितने? 2250। तो इन्होंने हमको एप्लीकेशन के समय 20 रुपए जो दिए होंगे, इसमें कुछ भी ना एक्स्ट्रा दिया था, आप समझ गए ना? ना कुछ एडजस्ट करने की बात है ना कुछ रिफंड करने की बात है। अच्छा इन 500 वालों को हमने दिए कितने? 250। इन्होंने जो हमको पैसा दिया होगा एप्लीकेशन के समय, वो 500 डिबेंचर इंटू 20 रुपए दिए होंगे। कितने होते हैं जरा करना एक बार कैलकुलेटर में, 500 डिबेंचर 10,000 इंटू 20 रुपए 10,000। जबकि एप्लीकेशन के समय जो बनता है, जो हमने शेयर इनको अलॉट करे वो 250 करे, तो 250 इंटू 20 बनता कितना है? 250
इंटू 20, 5,000। कितना एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास? 5,000। इस एक्स्ट्रा पैसे को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे कि रिफंड करेंगे? एडजस्ट कर देंगे ना। और ये जो तीसरे वाले बच्चे हैं, कौन से बच्चे? 750 वाले, इनको हमने कोई भी डिबेंचर्स नहीं दिए। इन्होंने पैसे तो दिए ही होंगे, 750 इंटू 20 के हिसाब से जब अप्लाई किया होगा कितना होता है? 15,000। हमने इनको कोई भी डिबेंचर नहीं दिए, इनका पैसा भी आगे एडजस्ट कर देंगे, आगे की आगे देख लेंगे, नहीं रिफंड कर देंगे। इनका कहां एडजस्ट करें, कुछ दिया नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो यानी याद रखना, क्या याद रखना? 750 वालों के 15,000 वापस करने हैं, और ये जो 500 वाले इनके कितने एडजस्ट करने थे आपने निकाले थे? 5,000। अब आप ये बताओ, रिफंड करने की और एडजस्ट करने की जो एंट्री है वो मैं सेकेंड एंट्री जब करूं उसी में करवा दूं कि अलग अलग बनाऊं? रिफंड की अलग बनाऊं, एडजस्ट की अलग? अलग अलग बनाऊंगा तो नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ती चली जाएंगी, उसी में करा दूं, आप समझ पाओगे। पहले तो पहली एंट्री की बात करते हैं। पहली एंट्री तो आप सबको पता है क्या होती है, कॉपी भी नोट करूं? हाँ करो करो, मैं बोलता जा रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, वो तो बड़ी सिंपल होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, करते जाना कॉपी में। कर लिया आपने? पूरा क्वेश्चन कर लिया, एंट्री कर ली, बहुत बढ़िया। अमाउंट भी लिख लिया आपने, अरे समझदार है। कितने डिबेंचर से एंट्री होगी ये? 3500, जितनी एप्लीकेशन है, इंटू 20 रुपीज। तो करना जरा, 3500 इंटू 20। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 3500 डिबेंचर इंटू 20 रुपए, 70,000। ये तो जितनी एप्लीकेशन मनी आई है वो पूरे से हो जाती है, वो आपको पता ही है। सेकेंड एंट्री बस थोड़ा सा दिमाग से सीख लेते हैं, इजी है क्योंकि आपने अमाउंट पहले ही निकाल लिया, तो अब आपके लिए इजी है। सेकेंड एंट्री में देखो, इधर एक मिनट देख लेना फिर नोट कर लेना। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो वही 70,000 से हो जाएगा, यानी 3500 डिबेंचर इंटू 20 से, वो तो ऊपर जो क्रेडिट हुआ उसी से डेबिट हो जाता है। टू 10% डिबेंचर में केवल उतने जाएंगे जितने डिबेंचर आपने अलॉट करे। आपने अलॉट कितने करे? 2500 डिबेंचर अलॉट करें भाई, 2250 इनको दिए, 250 इनको, 2500 टोटल अलॉट करें। 2500 इंटू 20 रुपीज करना जरा, 50,000। लेकिन अभी एंट्री तो बैलेंस हुई नहीं सर, 70,000 ये डेबिट है, 50,000 क्रेडिट है, 20,000 बच रहा है। अब पता है 20,000 में कुछ पैसे एडजस्ट भी करने हैं और कुछ पैसे रिफंड भी करने हैं। एडजस्ट इसके आपने कितने निकाले थे? एडजस्ट वाले 5,000 रुपए, तो 5,000 एडजस्ट कहां करें? टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 5,000 एडजस्ट कर दिए। और रिफंड वाले कितने निकाले थे 750 वालों के? 15,000। तो टू बैंक अकाउंट 15,000। ये बैंक वाले में कैसे पैसा आया था? 750 डिबेंचर, इनको कुछ भी नहीं दिया तो इनके पूरे 20 रुपए रिफंड करो, खत्म करो। सर एग्जाम में अगर ये टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट वाली हम बैलेंसिंग फिगर डाल दें, हम उतना ना कैलकुलेट कर पाए तो चलेगा? उसको क्या पता चल रहा है आपने क्या किया? इतना ही आप कर दोगे, वो खुश हो जाएगा। आई सेकेंड एंट्री आ गई। टफ है थोड़ी ना? इजी है कि टफ है? अभी तो इजी लग रही है, आगे की चिंता काहे करते हो? इस पल को जियो यार, जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। तुम आगे की टेंशन में आज को काहे खराब कर रहे हो? अभी इजी लग रही तो आगे ऐसा थोड़ी ना होगा, आगे टफ हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि आगे मोदी जी इसमें कोई अमेंडमेंट कर देंगे। आप चिंता मत करा करो, आप चिंता करते हो फ्यूचर की, एग्जाम की चिंता होती है ना आपको, इसीलिए प्रेजेंट खराब हो रहा है। एग्जाम की चिंता करना छोड़ दो, कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा मत कर बेटा। ये मैंने ही, कृष्ण जी ने कहा, कर्म पे ध्यान दो, आज पे ध्यान दो। कल किसने देखा है यार, 4 दिन की जिंदगी है, सीख तो लो ही कम से कम। आप समझ रहे हो बात को? एग्जाम एग्जाम सब बात की बात है। एग्जाम की टेंशन जिस दिन लेना छोड़ दोगे, टेंशन देखो 2 तरीके बच्चे होते हैं, एक जो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेते, जो कोचिंग में फीस दे दी, पैसा मेरे पास आ गया, आराम से घर में बैठे हैं, वो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं।
और एक दूसरे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और एग्जाम की टेंशन नहीं लेते। तो आप वो वाले बन जाओगे तो पास हो जाओगे। पढ़ाई करो, एग्जाम की टेंशन ना लो। मैं भी जब एग्जाम देने जाता था, है ना, तो एग्जाम में लोग बुक्स लेके जाते हैं ना, बुक्स कॉपी, मैं खाली हाथ जाता था और जल्दी पहुंच जाता था। आधा पौन घंटा का मार्जिन लेके पहुंच जाता था कि वो रश ना रहे बात का। वो आधा घंटा बाहर बैठ के पढ़ रहे, अरे ये, अरे ये। मैं आराम से मौज कर रहा होता था। अरे जब पूरे साल नहीं पढ़ा, आप समझो ना, तो टेंशन लेने के कोई हमारे पास आता, तुमको ये पता है? हमें तो नहीं पता, तुम देख लो यार, आने वाला ही यही आ जाएगा। टेंशन लेने का नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, आपने जितना कर्म किया है उसके हिसाब से जो लिखा है वही हो। जो राम ने रच दिया है सब कुछ, आप यहां बैठे, हम यहां पढ़ा रहे हैं, ये भी लिखा होगा कहीं ना कहीं। और पता है आज से 5000 साल बाद आप फिर बैठे होंगे, हम फिर पढ़ा रहे होंगे, दुनिया रिपीट होती। तो टेंशन लेके क्या होगा? कूल जाओ, बिल्कुल अपनी तैयारी पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट, तैयारी पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घर पे पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमको तैयारी में कहीं कमी नहीं छोड़नी। बस फिर एग्जाम पहुंच जाए, अब हमारी किस्मत होगी तो हम बढ़िया बढ़िया पेपर हो जाएगा, नहीं किस्मत होगी अगले 6 महीने बाद जाएंगे। टेंशन के लेके क्या होगा? टेंशन लेके उसको पास नहीं होते। सुनिए ना, टेंशन आप लिख दो कि टेंशन के 10 नंबर इस बच्चे को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, और आती हुई चीजें घबरा जाते हैं ना इंसान। घबराहट में काम अच्छा नहीं होता, घबराहट छोड़ो, समझे बात को। बस अपनी मेहनत करनी है, कर्म पे ध्यान देना है जीवन में, कर्म पे, आज ही नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, हमेशा। बाकी सब छोड़ दो ऊपर वाले पे यार, 2 रोटी ना सबको मिल जाती है। ऊपर वाला भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है भूखा। तो अपने कर्म अच्छे करिए, जो जो आपके कर्म, अभी आपका कर्म है पढ़ाई, अभी आपका एकमात्र कर्म है स्टूडेंट है पढ़ाई, उसको अच्छे से करो। डरो तब जब पढ़ नहीं रहो, घर पे प्रैक्टिस नहीं करो, हाँ तो डरना चाहिए, तो फिर डरना है। और प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं यार, फिर डर किस बात का? फिर डर होना नहीं चाहिए, समझे? पक्का डर छोड़ दो, डर छोड़ दोगे बन जाओगे सीएस। डर जब तक नहीं छूटेगा ना, काम होगा नहीं। डर में क्या होता है ना, 2+2 भी पूछ रहा होता है, क्या हो रहा है, क्या पूछ लिया है? हमें तो अकाउंट्स आती नहीं, 2+2 पूछ रहे हैं। अब डर हटाओ यार, डर छोड़ दो। क्या मिला आज तक? डर डर के कुछ मिला जिंदगी में? कौन सा मुकेश अंबानी बन गए डर के? डर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। कर्म खराब नहीं करने, बस आप समझ पा रहे मेरी बात को। डर छोड़ना है लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ा भी जब करो ना घर पे आप लोग, जैसे मैं पढ़ता था जब, तो मैं जिस समय जो सब्जेक्ट पढ़ता था, मैं अपने आप को उसका मास्टर समझता था। पढ़ाता नहीं था, मतलब तब प्रोफेशनल तौर पे तो नहीं पढ़ाता था अपने साथ के, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे से पूछते रहते थे उस समय पे भी डाउट। बट मैं ना उस समय अपने आप को, जैसे मैं अगर अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो मैं सोचता अकाउंट्स का मैं गुरु हूं। मैं, मेरे उस समय दिमाग में मैं बाकी सब्जेक्ट से नहीं आने देता था कि अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा। अरे जो होगा होगा यार, अभी तो ये पढ़ रहे ना। हाँ, टाइम टेबल के हिसाब से कि ये अकाउंट्स का समय, ऐसा नहीं पूरे दिन बैठ के पढ़ ले। जितने टाइम आपने 2 घंटे अकाउंट्स का अलॉट करे तो 2 घंटे आपको डिक्टो बिल्कुल उसको देने। उसमें आपको अपना टारगेट करना है कि 2 घंटे बाद उसको बंद करके अपना जो दूसरा सब्जेक्ट आपने लिया है उसको उठा लेंगे। उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है कि नहीं यार 2 घंटे इतना रिवाइज करने के लिए करना है यार, काम करना है। बस फिर टेंशन किसी बात की होनी नहीं चाहिए, ठीक है? कोई टेंशन देने वाली तो नहीं तुम्हारी जिंदगी में, अभी नहीं है ना, अच्छी बात है। फिर क्या दिक्कत है? हो तो उसको घर वालों को नंबर दे दो कि आप घर वाले, हाँ परिवार से भी तो बात कराओ उसको, देखो परिवार वालों को अच्छी लगती कि नहीं। चलिए आगे, चलो भैया चलो। तो भैया सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री सर, थर्ड एंट्री बेटा अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के, लेकिन ध्यान रखना प्रीमियम भी है। तो सर कोई टेंशन नहीं, हम लोगों को कर लेंगे। चलो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 2500 डिबेंचर है इनटू प्रीमियम मिला के कितनी फिगर थी ऊपर आपने निकाला था ना, ये 50 रुपीज की टोटल थी, 40 का जिसमें नॉमिनल थी और 10 का प्रीमियम था। तो चलो 2500 इंटू ये तो सर 50 से होगी, ठीक है बेटा, टू 10% डिबेंचर अकाउंट 2500 इंटू 40 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ बेटा कितना आएगा? 2500 इंटू 10, नोट करो। अगली एंट्री पैसा लेने की, नोट कर लिया ये वाली,
पैसा लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ये गलत लिख दिया क्या इन लोगों ने यार? ये 1,20,000 कैसे आ गया? ऊपर तो कितना है? 1,25,000 है। यहां कितना होना चाहिए? 1,25,000। काट के सही कर ले। नहीं काट के सही करे। आप 5,000 पहले किसी के डकारे बैठे हो। देखो ये देखो, एक्स्ट्रा लिए थे ना आपने। ये क्या कह के लिए थे किसी से 5,000 एक्स्ट्रा कि आगे एडजस्ट कर लेंगे? तो आज एडजस्ट कर लो ना। तो 1,25,000 में 5 पहले ही मिल गए, 1,20,000 और मिल जाएगा, इसलिए 1,20,000 बिल्कुल ठीक है। कॉल मनी अपने आप करो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने ऊपर किया था। 2500 डिवेंचर इंटू कॉल मनी थी कितनी? 40 निकाली थी, 40 रुपीज। बस डिवेंचर कॉल टू डिवेंचर, फिर बैंक टू डिवेंचर कॉल, खत्म हो गया। आप पता है, आप सही से पढ़ाई करोगे तो वो पढ़ाई इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी काम आएगी। और कहेंगे अगले जन्म में कैसे? अगले जन्म में तो जीरो से शुरू करना है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जीरो से शुरू जरूर करना है, लेकिन ये ना कहीं उसमें इंक्लूड होता है। भगवान भी कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट लगाते जरूर है। आपको मैं बताऊं, देखिए कुछ छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बहुत भोंदू होते हैं। मानते हो कि नहीं मानते? देखो, अब वो जो इंटेलिजेंट है, जिसको बहुत ज्ञान है, वो कैसे आया? वो उसकी नॉलेज कैसे आई? वो केवल उस जन्म की नहीं है, वो पिछले कुछ जन्मों की और होगी जो आपको दिखाई नहीं दिया। या कोई इंसान, रिच इंसान क्या पैदा हो गया, तो अपन क्या, अपन दूर से देख के कहते हैं देखो उसकी जिंदगी मस्त है, मुकेश अंबानी का बेटा, उसको कुछ करना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन वो आज तो आपको इसका ये जन्म दिख रहा है, पीछे वाले जन्म में उसने कितनी मेहनत करी होगी। भाई आप क्यों नहीं पैदा हो गए? हम क्यों नहीं पैदा हो गए? तो हम लोग ने पीछे जन्म में उतनी मेहनत शायद नहीं करी होगी। तो पीछे जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है ये जन्म सही कर लें, ताकि अगला जन्म ऑटोमेटिक सही हो जाए। और जिस दिन इतना सही हो गया हमारा खाता, उस दिन जीवन मृत्यु से आपको मोक्ष मिल जाएगा। बट इतना आसान नहीं है, अभी तो बहुत जन्म लेने हैं। थोड़ा थोड़ा हर जन्म में सही करते चलें, अपना कर्म सही से करते चलें। ठीक है? ज्यादा ज्ञान के लिए फॉलो विक्की बाबा। चलें, नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे चलें। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? डिबेंचर इशू हुए एट डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब हो गया, अगर फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो इश्यू प्राइस कितना मान लें? 80, 90, जो मनो आपका वो मान सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए भी सारी एंट्री सेम रहेंगी, जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, बस उसमें केवल चेंज आ जाएगा। देखते हैं पढ़ते। इफ डिबेंचर आर इश्यूड एट ए प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, यानी नॉमिनल वैल्यू से, फेस वैल्यू से कम पे बेटा आपने इशू किया, इशू प्राइस आपका रहा उससे कम, लेट से 90, डिबेंचर आर सेट टू बी इशूड एट डिस्काउंट। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इश्यू प्राइस, यानी 100 की नॉमिनल वैल्यू, 90 का इश्यू प्राइस, जो डिफरेंस है 10 रुपए, इज रिगार्डेड एज डिस्काउंट। सर ये डिस्काउंट का होता क्या है? सच अ डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर में आइदर बी रिटन ऑफ अगेंस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट। तो उसको राइट ऑफ किया जाता है बाद में, वो अभी राइट ऑफ आएगा तब सीखेंगे, या तो रेवेन्यू प्रॉफिट से या कैपिटल प्रॉफिट से। और जब भी डिबेंचर आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो ये एक आपके लिए कैपिटल लॉस है, और इसलिए आपको एक खाता डेबिट करना चाहिए, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने सुंदर सा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। एंट्री क्या होगी? सारी एंट्री सेम रहेगी, जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, बस उसमें क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट होगा, और एक चीज डेबिट हो जाएगी। क्या डेबिट हो जाएगी? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर। प्रीमियम में क्या होता है? प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। यानी अगर मान लो सपोज करो अलॉटमेंट मनी है 20 रुपए की, 5 का डिस्काउंट है, यानी नेट अलॉटमेंट मनी 15 रुपए, 20 की अलॉटमेंट मनी, 5 का डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद 15 रुपए लेने। तो ये एंट्री होगी कैसे? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट होगा आपका 15 से, डिस्काउंट डेबिट होगा 5 से,
टू डिबेंचर में तो नॉमिनली जाएगी ना 20 रुपए। अगर मैं टोटल आपको पूरे 100 रुपए से समझाऊं, पूरे 100 रुपए से समझाऊं, पूरे 100 रुपए, वैसे 100 रुपए से होगा नहीं क्योंकि एप्लीकेशन भी है वो भी, लेकिन समझाने के लिए कि मान लो 100 रुपए की फेस वैल्यू है और इश्यू प्राइस वही मैं जो बार बार बोल रहा हूँ 90 है और डिस्काउंट 10 का है, और ये एक एंट्री में अगर पूरा हम डालने की कोशिश करें तो डिबेंचर अलॉटमेंट में आएगा बेटा 90, डिस्काउंट में आएगा 10, टू डिबेंचर में आएगा 100। और अगली जो एंट्री होगी ना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वो कितने से होगी? 90 से, जो मिलेगा डिस्काउंट के बाद का ही पोर्शन मिलेगा, 90 मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 90 रुपए। भाई 10 थोड़ी ना मिलेगा, 100 थोड़ी ना मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन करें, पढ़ो अपने यहां, एक बार पढ़ो, और पहली एंट्री तो शायद आप कर ही लोगे। एक बार पहले क्वेश्चन सही से पढ़ो। Z Limited issued 5,000 14% डिबेंचर of 100 each at a discount of 5%, मतलब लोगों से हमें केवल 95 लेने, 5 रुपए का हम लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट बीइंग एडजस्टेबल ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। डिबेंचर्स वर पेबल एज फॉलोज, कैसे? एप्लीकेशन के समय 20 रुपए, अलॉटमेंट 25 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल को 50 रुपए। एक बार टोटल करो कि इसका टोटल कितना, 95, यानी ऑलरेडी डिस्काउंट इन्होंने माइनस करके ये फिगर दी हुई है। अलॉटमेंट का 25 रुपए में ऑलरेडी 5 का डिस्काउंट माइनस है, ठीक है। 95 टोटल है क्योंकि डिबेंचर फुली सब्सक्राइब्ड है और पैसा आपको मिल गया है। कैश बुक और जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री से ही शुरू करने वाले हैं। तो जर्नल एंट्री मैं यहां लिखता चल रहा हूं, आप लोग भी लिखते चलना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपको इसमें और इज्जत देनी हो तो आप टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। 14% ये ना लगाना हो लगा सकते, नहीं लगाना हो नहीं लगा सकते। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये बेटा कितने से होगी? देखो 5,000 डिबेंचर्स हैं और एप्लीकेशन मनी कितनी है? 20, जरा मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से। बैंक अकाउंट डेबिट, नोट करते जाइए, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख। दूसरी एंट्री बिल्कुल सेम सिंपल सी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। यहां पे ना कुछ एडजस्ट करना है, ना ओवर सब्सक्राइब्ड है, ना ही कोई रिफंड की बात है। तो सिंपल सी एंट्री हो गई, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 14% डिबेंचर 1 लाख से। तीसरी काम करें, तीसरी एंट्री बेटा, तीसरी एंट्री। अब देखो तीसरी एंट्री जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे ना, इसी में बस डिस्काउंट आएगा, इसी में चेंज है, बाकी कहीं चेंज नहीं। तो एक बार तीसरी देख लो, तीसरी एंट्री में डिबेंचर, बताओ क्या डेबिट करें? डिबेंचर अलॉटमेंट एक तो डेबिट होगा,
और पता है एक चीज और डेबिट कर लेना, क्या? बिल्कुल सही, डिस्काउंट, पूरा नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्या नाम है पूरा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। टू वही आपका 14% डिबेंचर अकाउंट। सर ये होगी कितने से? देखो बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर थे आपके, कितने थे? 5000। अब डिबेंचर अलॉटमेंट जो बिना डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट हटा के जो आपको मिलने वाला है डिबेंचर अलॉटमेंट, वो 25 रुपए है। तो ये होगा 5000 इंटू 25। जरा करना, 5000 इंटू 25, 1,25,000। पता है डिस्काउंट कितने रुपए का है? 5 रुपए का। ठीक है, तो 5000 इंटू 5 कर दो, 25,000। और सर 14% डिबेंचर में पूरी नॉमिनल वैल्यू आएगी डिस्काउंट मिला के, यानी 5000 इंटू 30 रुपीज आएंगे, समझे? जो कि आता है 1,50,000। या आप इन दोनों का टोटल करके भी बैलेंसिंग फिगर 14% डिबेंचर में डाल सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? कोई सा अमाउंट की यहां 25 क्यों लिया, यहां 5 क्यों लिया, यहां 30, कुछ भी पूछना हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं, मैं एक बार आपको और बता दूंगा। नहीं, क्लियर है सबको? चलो फोर्थ एंट्री में पैसा ले लो इन लोगों से। पैसा लेने की एंट्री बेटा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करें? टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड। कितने रुपए लोगे बेटा? 1,25,000। वही 5000 इंटू 25 लेना, 30 मत लेना, 5 का डिस्काउंट दिया है ना आपने, तो 1,25,000 ले लेना बेटा। सर बेटा फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री सर हम लोग खुद करेंगे। नहीं नहीं बेटा मैं कराऊंगा। अरे सर हम लोग कर लेंगे। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, मैं आया काय के लिए हूं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैं कराऊंगा आपको, ऐसे नहीं चलता। चलो सर देखते हैं कौन पहले करेगा। हाँ ये ठीक है, देख लेते हैं कौन जीतेगा। शेयर लिख दिया, बताओ तुम लोग के चक्कर में, सारी गलती तुम्हारे चक्कर में हो रही है। और कहीं तो शेयर नहीं लिखा है मैंने, कहीं बताओ नहीं, बाद में मजाक उड़ाओ। नहीं लिखा है। हाँ आपने पहले कर ली? नहीं देखो, जब तक टीचर नहीं करे टीचर सुनेगा ही नहीं किसी ने कर ली। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सिक्स्थ भी कर ली आपने? सिक्स्थ वाली एंट्री भी कर ली? वाली नहीं हुई ना अभी। देखो जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक कोई जीतेगा नहीं। 5000 इंटू 50 रुपीज है, कितना है? 50 है। कितना होता है ये? 2,50,000। और सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,50,000। देखिए हम जीत गए। मेरे बात किसने किसने कर ली? वहां तो उठाए। आप लोगों ने बाद में करी ना मेरे? हाँ बाद में करी ना। नरेशन लिख रहे हो? दिखाओ। अच्छा जिसने कह रहे पहले करी, दिखाओ हमको नरेशन लिखी है कि नहीं। हमको नहीं दिख रही, नहीं है एंट्री में। एक लाइन छोड़ के नरेशन लिखी है। एंट्री जब किया उसके जस्ट नीचे लिख दो लाइन, नरेशन के बाद एक लाइन छोड़ दो। हाँ पलक आपने भी कर ली, दिखाओ हमको। एंट्रीज नहीं करी है? एंट्रीज ही तो करनी थी। नहीं एंट्रीज नहीं करी है कि नरेशन नहीं लिखी है? हाँ तो आप करिए, एंट्रीज नहीं करी है ना आपने। आपका तो न्यू है ना, न्यू सिलेबस। हाँ तो आपको तो नरेशन लिखनी है। और बाकी लोगों ने, और किसने, कौन कौन कह रहा है हमने पहले कर लिया था? आपने नरेशन लिखी थी? नहीं ओल्ड सिलेबस है आपका। ठीक। अच्छा इसमें ना इन्होंने दो चीजें और बोली हैं, पता है दो चीजें क्या बोली हैं? जर्नल एंट्री करने के लिए बोली है, कैश बुक बोली और बैलेंस शीट बोली है। अच्छा कैश बुक बनानी आती है? नहीं, वेरी गुड। ये स्कूल में जब पढ़ रहे थे सब कुछ मेरे लिए छोड़ के आ गए थे। कभी कोई लेजर नहीं बनाया है? बस बैंक से जो जो आपने एंट्रीज करी है, इसमें जो जो बैंक, जिसमें जिसमें बैंक आया, आपको पता है सिर्फ
ये एक तो इस एंट्री में बैंक आया है, ये आएगा आपका कैश बुक में, और आपका फोर्थ एंट्री में बैंक आया, ये कैश बुक में आएगा, और सिक्स, बस ये तीन चीजें आएंगी कैश बुक में। मैं आपको इसमें दिखाऊं फिर आप नोट कर पे करोगे? बताओ, कैश बुक बनाना नहीं सिखाया स्कूल वालों ने? सिखाया था, तुम लोग भूल गए? अच्छा, किस दिन भूले? जिस दिन सिखाया था उसी दिन? अच्छा, वही कोविड वाला बैच था तुम लोगों का। कैश बुक एमसीक्यू में कैसे पूछी उन्होंने? क्या क्या? अच्छा, आप लोग का दो बारे में हुआ था एमसीक्यू में, लेकिन पूछा कैसे था उन्होंने कैश बुक का क्वेश्चन? अच्छा, मतलब जो सिलेबस इन्होंने डिवाइड किया था, तो वो 12th वालों ने ऐसा किया कि एमसीक्यू वाले में कैश बुक का सिलेबस रहेगा, और उसमें, और आपको पहले से पता था कैश बुक उसमें आएगी नहीं एमसीक्यू में, तो आपने कर ही नहीं। अच्छा, मतलब सबने मिलकर भंटाधार किया है। अच्छा, देखो भाई, वैसे भी अच्छा, अब यहाँ पे भी तो बैठे हैं, एक एमसीक्यू वाले और एक सब्जेक्टिव वाले। एमसीक्यू में आने की उम्मीदें नहीं है, कैश बुक कहां से आएगी, लेकिन सब्जेक्टिव में आ सकती है। तो कैश बुक क्या है, केवल कुछ नहीं, लेजर टाइप का बनाया है। कैश बुक में भी वैसे जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है, और एक डिस्काउंट का। अपन को कैश का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे नहीं बनाना है, केवल बैंक है तो अपने ने केवल कैश बुक बैंक कॉलम बनाया। कितने बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैंड रेज करें? ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड सिलेबस वाले आप ना सुने तो भी चलेगा। फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट, इतना तो पता होगा लेजर में ऐसे लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट, और इधर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बीच में अगर डेट का अगर कॉलम लगाना है तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बट डेट है ही नहीं तो हम भी क्यों लिखे? और कुछ नहीं करना, ऊपर बस जो आपने एंट्रीज करी बैंक वाली इसकी पोस्टिंग, जैसे पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख रुपए, और 1 लाख जो लिखा जाता है ना, ये बैंक के सामने जो फिगर आती है ये देखा जाता है, जिसका लेजर बन रहा होता है। लेजर किसका बन रहा है? बैंक का। अच्छा, बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ आपकी एंट्री में? डेबिट। तो अब सुनना, आपकी जो कैश बुक है इसकी ये है डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, रेफरेंस डाल दिया किसके लिए हुआ है, टू 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख। यहां नरेशन नहीं डालनी की जरूरत है। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जनरल एंट्रीज में ये पहली वाले की जनरल एंट्री, चौथे वाले की और छठवीं वाले की, ये तीन जनरल एंट्री करी नहीं, डायरेक्टली कैश बुक में पोस्टिंग करी है, बाकी जनरल एंट्री करी है, बाकी जनरल एंट्री करी। बट आप ऐसा नहीं करोगे, मैं बिल्कुल आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करने के लिए कह रहा। आप पूरी 6 एंट्रीज करना, आपके लिए इजी क्या रहेगा, जो न्यू सिलेबस वाले हैं पूरी 6 एंट्रीज करना, और फिर कैश बुक बनाने के लिए कहे तो जहां जहां बैंक का है बस उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर एप्लीकेशन, ये एक आ गया, और बैंक आया था इसमें बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट 1,25,000। अमाउंट बार बार बोल रहा हूं, बैंक के जो सामने लेजर बनाने के बेसिक्स होते ही हैं, बैंक के जो सामने वो अमाउंट आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो डेबिट साइड, टू क्या चीज, डिवेंचर अलॉटमेंट 1,25,000। एक और ऐसा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2.5 लाख। अब बाकी कुछ था नहीं, इन तीनों का टोटल जो होगा वो यहां कर देंगे दोनों साइड, और बचा हुआ इतना तो पता होगा कि ये भी सिखो बैलेंस है, बस ये बन गई कैश बुक। एक चीज और बोली इन्होंने, बैलेंस शीट। अच्छा, कैश बुक में लिखो, प्रैक्टिस करना घर पे कितने टाइम, प्रैक्टिस इट 5 टाइम्स कर लो, 10 टाइम कहां करोगे तुम लोग? तुम लोग कह रहे हो जब मजाक चल रहा है तो ज्यादा ही बोल रहे, बहुत शैतान। ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट के लिए क्या करने वाले हैं, हम लोग ने जो जनरल एंट्रीज पास करी हैं, पहले इसका बैलेंस हम लोग ने जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं निकाला था, बैलेंस निकाल लेंगे कि क्या क्या चीजें बची हैं, वही सब तो जाएंगी बैलेंस शीट में। देखो, पहली एंट्री में बैंक आ रहा है 1 लाख डेबिट का, और देखो कहां कहां बैंक आया है वो सब डेबिट डेबिट जोड़ देना, क्रेडिट हो तो माइनस कर देना। वैसे यहाँ पे क्रेडिट कहीं बैंक है नहीं, 3 जगह डेबिट है बैंक, 3 जगह बैंक डेबिट। आप क्या सबके जनरल एंट्री लिखी है, जहां जहां बैंक डेबिट हो उन सबको जोड़ो। बैंक एक पहली एंट्री में करा रहा हूं साथ में, बैंक पहली एंट्री में 1 लाख डेबिट है, 1 लाख प्लस, सेकेंड एंट्री में बैंक नहीं है, थर्ड एंट्री में बैंक नहीं है, फोर्थ एंट्री में 1,25,000 है, प्लस 1,25,000, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में है 2,50,000। जोड़ो तीनों को और बताओ कितना आता है, 4,75,000। यानी यहां लिखता चल रहा हूं, जब बैलेंस शीट बनेगी तो
एक तो बैंक का बैलेंस आएगा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एसेट साइड में आता है, वो आएगा 4,75,000 का। ठीक है सर, ये हम लोग लिखेंगे। और बेटा एंट्रीज में देखते हैं और क्या बैलेंस बच रहे हैं। पहली एंट्री में दोबारा चलते हैं। पहली एंट्री में आपने क्रेडिट किया है 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, और सेकेंड एंट्री में आपने डेबिट किया है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 लाख से क्रेडिट है, 1 लाख से डेबिट है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट तो चला गया। फिर आते हैं सेकेंड एंट्री में, डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया, हाँ डिबेंचर 14% डिबेंचर अकाउंट, ये कहां पे क्रेडिट है। एक तो ये 1 लाख से क्रेडिट है, एक ये 1,50,000 से क्रेडिट है थर्ड एंट्री में, और फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है 2,50,000 से। तो जरा टोटल करिए, कहां सर, ये सेकेंड एंट्री में 14% डिबेंचर 1 लाख, प्लस थर्ड एंट्री में 1,50,000 14% डिबेंचर जो क्रेडिट हुआ है, और सर कहां है, और बेटा ये फिफ्थ एंट्री में 2,50,000, कितना हुआ 5 लाख। यानी जो आपके 14% डिबेंचर का बैलेंस, ये सिर्फ अभी रफ में लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, फिर बैलेंस शीट में तो अभी ये लायबिलिटी साइड जाएगा, ये आया 5 लाख। अब आप देखो तो बैलेंस शीट तो टैली दिख ही नहीं रही है, कुछ और भी बैलेंस होगा। पता है किस चीज का बैलेंस बच रहा होगा, डिस्काउंट का बच रहा होगा। खैर मैं आपको पूरा ही समझाता हूं कि और कुछ तो नहीं बच रहा। सेकेंड एंट्री में तो कुछ नहीं बच रहा। थर्ड एंट्री में आपने डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट किया 1,25,000 से, फोर्थ एंट्री में क्रेडिट भी किया है, ये खाता खत्म हो जाएगा। थर्ड एंट्री में डिस्काउंट डेबिट हुआ है 25,000 से। बताओ कहीं पे डिस्काउंट क्रेडिट किया है क्या आपने आगे तक, नहीं। तो एक तो डिस्काउंट का बैलेंस बचेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक डिस्काउंट का आपका बैलेंस बच रहा होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना था 25,000। ठीक है ना, ये बैलेंसेस अभी लिख रहा हूं। और सर कुछ बचेगा, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। थर्ड एंट्री में और क्या है, 14% डिबेंचर, इसका काम हो चुका है। फोर्थ एंट्री में बैंक का काम हो चुका है, अलॉटमेंट तो कैंसिल हो गया है। फिफ्थ एंट्री में आओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ है, और सिक्स्थ एंट्री में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ है, ये खाता खत्म। 14% डिबेंचर काम हो गया, बैंक का काम हो गया, यानी सब कुछ करने के बाद केवल ये बच रहा है। दिख रही है आपको ये तीन चीजें, ये जाएंगी बस बैलेंस शीट में। कैसे जाएंगी, अगर उसकी बात करें, फॉर्मेट क्या होगा, ये समझ में आ गए तीन, इसके अलावा कोई खाता का बैलेंस नहीं बच रहा। बैलेंस शीट में देखो भैया, डिबेंचर तो आपको पता ही है इक्विटी एंड लायबिलिटी में जाएगा, वो भी कहां, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, और वो भी कहां, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है क्या, 5 लाख में इसका नोट 1, नोट नीचे बना देंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 14% डिबेंचर 5 लाख, ये काम खत्म। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट डाल दिया 25,000, ये बताइए क्या चीज है। हाँ लेकिन इसका नोट, ये नोट नंबर ऊपर खिसक गया 2, ये यहां नहीं है, ये यहां है, तो इसका नोट दिखा देंगे कि नोट में क्या है। नोट में यहां दिखा दिया, अदर नॉन करंट एसेट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 25,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 4,75,000, इसका नोट चाहो तो 3 बना देना। इन्होंने बनाया कि नहीं, इन्होंने नहीं बनाया, आप बना लेना चाहो तो। इसमें क्या दिखा दोगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक का बैलेंस है 4,75,000, बात खत्म। तो ये बन गई बैलेंस शीट, मैच हो गई दोनों साइड से, समझ में आया ना। इन्होंने टोटल क्यों नहीं किया है बैलेंस शीट करना, इसमें किया था ना, ऊपर वाले इलस्ट्रेशन 1 में किया था। बैलेंस शीट का टोटल भी तो करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट नहीं है ना। सारी चीजें तो नहीं बताई ना इन्होंने कि कितनी शेयर कैपिटल है, वो भी तो रही होगी, कितनी बाकी चीजें वो बताई नहीं, तो इन्होंने टोटल नहीं किया। आप कर भी दोगे तो कुछ गलत नहीं है सर, इसकी कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हमने भी थोड़ा मजाक कर दिया। फॉर्मेट तो आपने याद करना पड़ेगा। फॉर्मेट याद करने का तरीका ये है कि आप करते करते आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में सिखाऊंगा तब तक, अगर आपको पूरा फॉर्मेट सीखना है, 12th की बुक में है आप, क्या है अभी बेची नहीं आपने, नहीं तो फिर 12th की बुक से एक बार फॉर्मेट याद कर लेना, वेरी गुड, ठीक है। सबके पास है 12th की बुक, जो साइंस साइड वाले हैं वो किसी कॉमर्स साइड वाले से फोटो खींच लेना। बाकी इसमें भी दिया है, आगे चैप्टर में आप ढूंढ लोगे तो आपको इस वाली बुक में भी पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो गूगल कर लेना, फॉर्मेट मिल जाएगा, हो जाएगा। होमवर्क इलस्ट्रेशन 4 आप कर से करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन का है आपने, लेकिन ऊपर किया ही है, ये आप करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।